हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। क्रैश कोर्स के हिसाब से इसमें एक लेक्चर मिला है। गैसियस स्टेट में देखिए दो पार्ट में गैसियस स्टेट पढ़ते हैं अपन, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस प्रीवियस क्वार्टरनालिटी आप कर लोगे, अपन रियल गैस की बात करेंगे मेनली। तो और जो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो जो नहीं पढ़ा है उसकी बात करेंगे। तो अपन बेटा स्टार्ट करेंगे यहां ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम्स, बात जरा समझिए। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या होता है, पहले समझो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक गैस को आप क्या करना है, गैस को अगर आप रिलीज कर दो तो एक्सपांड कर जाती है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। स्प्रेडिंग ऑफ गैस कह सकते हैं, इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे स्प्रे आपको क्या करो, प्रेस करो तो जो गैस निकलती है वो दूर तक फैल जाती है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, डिफ्यूजन है। और एक इफ्यूजन भी होता है, एक पिन होल से गैस लीक करना, वो क्या है बेटा, इफ्यूजन। क्लियर? होता क्या है कि जो ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ये बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू दिस। ये देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। यानी आर जो है, ध्यान सुनिएगा भाई, आर इस तरह डिपेंड करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे आप देखिएगा कि अगर दो कंडीशन ली जाए, दो गैसें ली जाए, तो R1 बाई R2 का वैल्यू M2 बाई M1 का अंडर रूट। ये देखिए, चेक करिए, क्लियर है बेटा? ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मान लीजिए दो गैसें हैं जो अलग अलग प्रेशर पे कंटेनर में हैं, आप यहां लिख सकते हो P1 बाई P2 अंडर रूट, ये देखिए, क्या बात समझ में आ रही है? यानी बेसिकली रूल क्या है समझिएगा कि एट केवल कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ऐसे होता है। ये देखिए, अगर प्रेशर की बात नहीं की गई है तो हम दोनों गैसों का प्रेशर सेम मान लेंगे, तो P1 और P2 सेम हो जाएगा, तो R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर हो रही, देख लीजिए। तो ये जो है अपने को रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्लियर हुआ। सीधे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। अब ध्यान देना, देखो ये तो एक जनरल आया, अब अलग अलग फॉर्मेट में रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। जैसे देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस traveled by the gas, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे एक गैस A है, वो T1 टाइम में D1 डिस्टेंस या X1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उस गैस का जो रेट होगा वो आप लिख पाइएगा X1 बाई T1, वेयर X1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस इन टाइम T1। इसी तरह बेटा दूसरी गैस होगी तो R2 का वैल्यू आप लिख पाइएगा X2 बाई T2,
क्लियर। सो R1 बाई R2 इक्वल टू लिखिएगा X1 बाई X2 T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट, ये देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अच्छा, इस पे जो है आपको बताऊं, क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। एडवांस में क्वेश्चन क्या आया था कि एक कंटेनर है 200 सेंटीमीटर, यहां से HCl पास की गई, यहां से अमोनिया पास की गई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये था कि HCl वाले कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा। सो व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड का बनना। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, जब NH3 और HCl आपस में रिएक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पे अमोनियम क्लोराइड बना, तो यानी क्या x HCl ने डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कितनी ट्रेवल की बेटा 200 माइनस एक्स, दोनों सेम टाइम पर रिलीज क्या किए, तो T1 T2 सेम हो गया। तो क्या कहेंगे, देखिए x बाई 200 माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखिए तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा बेटा, x की वैल्यू पता चल जाएगी, आंसर आ गया। देखिए तो डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे कैसे अपने को जो है रेट निकालना है, ये समझ में आया। अब देखो अगला, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ दूसरा, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब पहले इसका मतलब समझो क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मतलब क्या हुआ, जैसे आपने क्या किया, पिन होल किया कंटेनर में, गैस रिलीज की, तो गैस रिलीज की तो कितना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी उसके टर्म में। तो मान लीजिए दो गैस हैं बेटा, तो T1 टाइम में एक गैस ने V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और T2 टाइम में एक गैस ने V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। सो जो R1 होगा वो हो जाएगा बेटा V1 बाई T1। पहले क्लियर कर लेना V1 क्या है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड इन टाइम T1। इसी तरह R2 का जो वैल्यू आ जाएगा और V2 बाई T2, V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन टाइम T2। सो R1 बाई R2 यहां से आप देखिएगा तो आएगा V1 बाई V2, T2 बाई T1। अगर T2 T1 सेम दिया तो गायब हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए अगर P1 P2 दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो दोनों को सेम मान लीजिए, आंसर आ गया। देखिए अगला पार्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये गैस है जो T1 टाइम में N1 मोल निकल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और T2 टाइम में N2 मोल। सो आप क्या लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू N1 बाई T1, R2 का वैल्यू N2 बाई T2। ये देखो तो यहां से बेटा आप देखिएगा कि R1 बाई R2 का वैल्यू N1 बाई N2, T2 बाई T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखो। कभी कभी क्या फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला है, देखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ weight of gas
डिफ्यूज्ड, ये देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। अपने आप में ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना कैसे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि R1 बाई R2 का वैल्यू N1 बाई N2, T2 बाई T1, P1 बाई P2, M2 बाई M1। M1 M2 मोलिकुलर वेट गैस के हैं। सो N1 को आप क्या लिख सकते हो, W1 बाई M1, यहां आ जाएगा M2 बाई W2, T2 बाई T1। चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ मत करना ना। P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई M1, चेक करो। क्लियर? पहले बताओ समझ में आया? देख लीजिए, तो यहां से देखो W1 बाई W2, W1 क्या होगा, वेट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन टाइम T1 इंटू T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट। ये देखो, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बाकी सब फॉर्मूले में अंडर रूट M2 बाई M1 आता है, यहां अंडर रूट M1 बाई M2 आता है, इसलिए अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो ये जो है अलग अलग फॉर्मेट में रेट ऑफ डिफ्यूजन है। क्लियर? देख लीजिए, क्या यहां से बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखो, एक बार आईआईटी में पूछा गया एडवांस में, क्या किया इन्होंने कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को गैसियस स्टेट से मिलाया। ठीक है, ये बोला गया कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2, द डिग्री ऑफ dissociation of Cl2, degree of dissociation of Cl2, ठीक है, was calculated with the help of Graham's डिफ्यूजन लॉ। ये देखो, समझना ध्यान से। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 वाज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। फुल स्टॉप। इट वाज फाउंड दैट मिक्सचर का मतलब दोनों मिला के बेटा ना, मिक्सचर diffuses 1.16 times, mixture diffuses 1.16 times as fast as krypton। एटॉमिक वेट दिया है इसका 83.8 दिया हुआ है, आपको दिया ही होता है। ठीक है, find degree of dissociation of Cl2, ये क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और उसको मिलाया गया किससे, गैस स्टेट से। तो देखिए, बात जरा समझिए, क्या गिवन है, क्या पूछा है। आर मिक्सचर का वैल्यू दिया है 1.16 टाइम्स आर क्रिप्टॉन, ये देखो ये दिया है। सो आर मिक्सचर बाई आर क्रिप्टॉन 1.16, क्या इसको लिख सकते हैं? देखो, प्रेशर की बात तो की नहीं, तो P1 P2 सेम मान लो। तो यहां आप लिख सकते हो अंडर रूट देखो सही है। सो यहां पे 1.16 का वैल्यू 83.8 डिवाइडेड बाई एम मिक्सचर। एम मिक्सचर मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर,
अब आप क्या करो, देखो ये आईटी का क्वेश्चन एडवांस का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एडवांस में कैलकुलेशन नहीं आता। देख लो तुम्हारे सामने, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा, 13456 इक्वल टू 83.8 बाई एम मिक्सचर। ये देखो ये आया स्क्वायर करना, ठीक है। अब कहोगे इतनी जल्दी स्क्वायर कैसे कर दिए, टेक्निक है इसकी, क्या है टेक्निक है एक स्क्वायर करने की, अभी बता दूंगा, ठीक है। इसको वैदिक गणित बोलते हैं बेटा, वैदिक मैथ्स। सो क्या करना है अब कि यहां से हम लोग बेटा क्या कर लेंगे, एम मिक्सचर निकाल लेंगे, यानी मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर निकाल लिए। देख लो एक ही अननोन है, यहां से मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना। और एक बार मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर निकाल लिए तो खत्म, आंसर आ गया। कैसे भाई, Cl2 से 2Cl रिएक्शन है, इसका 1 मोल मान लो, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। सो मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मोल्स ऑफ मिक्सचर जो होगा वो आएगा 1 प्लस अल्फा, सब जोड़ दो। अच्छा आपको अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि कैसे कैसे हम लोग वेपर डेंसिटी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, मास कंजर्व करा के। मास कंजर्व कैसे कराते हैं, मास ऑफ Cl2 एट T इक्वल टू 0 इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर। क्यों, मास तो वही रहेगा, कुछ भी कर लो। सो देखो Cl2 का बिगिनिंग में कितना मोल था 1, तो 1 इंटू 71, मिक्सचर का मोल है बेटा 1 प्लस अल्फा इंटू एम मिक्सचर, मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। एम मिक्सचर निकाल चुके हैं, अल्फा निकल आएगा, देखो समझ में आया। यहां से अपन अल्फा सॉल्व कर लेंगे, ये है आपका क्वेश्चन, ग्राम डिफ्यूजन लॉ क्वेश्चन है। देखिए क्लियर, क्या भाई बात समझ में आ गई, देख लीजिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, देख लो। अच्छा आप थोड़ा कैलकुलेशन की बात कर लेना, कैसे कैसे स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, गणित है बेसिकली ना। सो देखिएगा, देखना कैसे करते हैं। मैं आज आपको स्क्वायर करना बता दूंगा 100 के आसपास, 100 के ऊपर 100 के नीचे, कैसे कैसे स्क्वायर करते हैं। जनरली लोगों को 30 तक के स्क्वायर याद होते हैं, तो उसके आसपास के स्क्वायर कभी जरूरत इस तरह क्वेश्चन पड़ जाती है, ठीक है। गणित में भी कभी कभी पड़ जाती है, फिजिक्स में भी पड़ जाती है। तो वैदिक मैथ से सिंपल, जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है सीख लेंगे। देखिए मान लीजिए इसका स्क्वायर, कभी भी लास्ट में 5 आए, समझिएगा लास्ट में 5 आए, तो लास्ट में अगर 5 है, कुछ भी हो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर कर दो सीधे डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर कर दिए 25। अच्छा जो बच गया उसका अगला, यानी 8 है तो 8 का अगला क्या होता है बेटा 9, तो 9 इंटू 8 कर दो, चेक कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। देखो जैसे मान लीजिए 10.5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 10.5, 5 का स्क्वायर 25, 10 का अगला 11, तो 11 इंटू 10 110, ये लो बोलो। तो 5 वाला तो समझ में आ गया ना। जैसे देखो ये देखो, इसको देख लो, जल्दी बताओ, वैसे तो याद होगा, ऐसे जो मेथड मैंने बताया उसको करके देखो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का अगला 3 6, ये लो, यही तो पढ़े थे, याद करो। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है। अब हम लोग और आगे बात करते हैं, जैसे 106 का स्क्वायर, तो बेस हमने क्या मान लिया बेटा 100। अच्छा कुछ लोग कहना 106 का स्क्वायर, इसमें क्या है 100 प्लस 6 कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देंगे, आंसर आ गया। बेटा जितनी देर में तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, फिर उनको जोड़ोगे ना, उतनी देर में तो आप मल्टीप्लाई करके कोई लिख लेगा ना, ये नहीं करना। करना क्या है, 106 का स्क्वायर, तो बेस अपन 100 माने, तो 100 से ये कितना ज्यादा है 6, कितना ज्यादा है 6, ध्यान सुनिएगा। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 6 ज्यादा था, 6 का स्क्वायर 36। ध्यान रखना पहले 2 डिजिट आने चाहिए, क्यों, अगर 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे, अभी वो भी करके बता देंगे। अच्छा 106 कितना ज्यादा था बेटा 6, तो जितना ज्यादा था ना उतना और ऐड कर दो, तो 106 प्लस 6 मिला लो,
मिला लो। जैसे 102 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर किया 4 आया, बट इसमें तो एक ही है तो 0 लगा दिए देखिए। और 102 प्लस 2, ये देखो, मान लीजिए आपको 117 का स्क्वायर करना है। 117, कोई दिक्कत नहीं। 100 से कितना ज्यादा है? 17। 100 से कितना ज्यादा बेटा? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब आप ऐसा समझ लो, उन सभी के स्क्वायर आप कर सकते हो जिनका स्क्वायर आपको पता है, मतलब 100 के ऊपर जितने भी हैं जहां तक पता है। जैसे 17 का स्क्वायर 289, तो अपन क्या करेंगे, 2 डिजिट रखना है, 89 रख लिए, 2 अपने पास है। 117 प्लस 17 134, और 2 कैरी रखे थे तो 136। चेक करो, अभी हमने जो स्क्वायर किया था याद करो, ये इसी का तो किए थे। चेक करो, चेक करो जल्दी से क्या होगा। 116 के स्क्वायर 256, 56 रख लिए, 2 कैरी है। 116 प्लस 16 134, 132, 32 में 2 जोड़ दोगे तो 134, और 0.4 डिजिट, ये लो, ये देखो डायरेक्ट। अच्छा मान लीजिए नीचे का आता 100 से 94 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। कितना कम है? 100 से कितना कम है? बोले कितना कम है? 6 कम है भाई। कितना कम है? कितना कम है? 6 का स्क्वायर कर दो 36। चेक करो, और कितना कम था? 6, तो 6 इसमें और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? ये देखो, चेक करो, बोलो कर लोगे? नहीं कर पाओगे? चेक कर लो बेटा। क्लियर? जैसे एक चेक कर लेते हैं जो तुम्हारे को आता है। 95 का स्क्वायर चेक करो, तो कितना कम है? 5 का स्क्वायर किए 25 आया, ठीक है। और 95 में से 5 माइनस कर दीजिए, ये देखो। अब पहले वाले मेथड से कर लो, 5 का स्क्वायर 10, 90, देखो समझ में आया? आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अपने सिलेबस में तो है नहीं, अपनी केमिस्ट्री का काम है मैथ से, तो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं मैथ्स में, बट वो क्या ना, टाइम की कमी है थोड़ा सा, कभी मौका मिलेगा तो बताया जाएगा। सो जो है आप आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा रियल गैस की ना, रियल गैस। रियल गैस, अच्छा रियल गैस एग्जैक्टली में क्या होती है? देखो आइडियल गैस तो आपको पता है, आइडियल गैस कब होती है? देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन कब होता है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड only at low pressure and high temperature। ध्यान रखना, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे इक्वेशन वैलिड है, लेकिन अगर हमने हाई प्रेशर कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कर दिया, तो फिर वो काम नहीं करेगी। देख लो, दूसरी बात आपने फिजिक्स में बेटा पढ़ा होगा एजम्पशन ऑफ गैस, केटीजी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, उसमें क्या होता है? आइडियल गैस के एजम्पशन क्या है? देखो वैसे ऐसे बता देते हैं क्योंकि आपने सब पढ़ा होगा। ये मानते हैं कि जो आइडियल गैस हम लोग मानते हैं उनमें क्या होता है कि जो गैस का खुद का वॉल्यूम होता है ना, वो निग्लेजिबल होता है। इसीलिए हमने देखा होगा कि कभी भी पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वी होता है वो हम पूरे कंटेनर का ले लेते हैं, याद करो, जबकि कायदे से नहीं लेना चाहिए, कायदे से तो नहीं लेना चाहिए भाई। तो हो एग्जैक्टली में क्या होगा कि बेसिकली वी, जैसे कुछ लोग कहते हैं वी रियल वॉल्यूम है, आइडियल वॉल्यूम है, ये कुछ नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये वॉल्यूम है जिसमें गैस फ्रीली मूव करती है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है।
क्लियर। तो इनका खुद का वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है हम कहते हैं पूरे वो गैस मूव कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो भी गैस, खुद के गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर से कोलाइड करेंगे, कोलिजन जो है शुड बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कोलिजन इलास्टिक होने चाहिए। अच्छा, भी वो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जिनमें एनर्जी लॉस जीरो हो, एनर्जी लॉस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये एजम्पशन है। क्या भाई ये समझ में आया? तीसरी एजम्पशन जो होता है, ये होता है जो गैस मॉलिक्यूल है वो जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या जो कंटेनर से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस जो है इसमें निग्लेजिबल मानते हैं। समझ में आ गया? मेनली यही एजम्पशन है। अच्छा, ये एजम्पशन का वजह हम आइडियल गैस मानते हैं, लेकिन अगर हम रियल गैस मानेंगे तो फिर आपको एजम्पशन, अगर नहीं मानोगे तो रियल गैस हो जाएगी। अच्छा, रियल गैस बहुत सारी होती है, बट अपने सिलेबस में बेटा केवल वंडरवल गैस ही है। अपने सिलेबस में केवल वंडरवल गैस, यानी रियल गैस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो केवल वंडरवल गैस। क्लियर? आपने को ये पढ़ना है। अब ये होता क्या है, इसमें कैसे कैसे निकाला जाए? तो इसमें दो तरह के बेटा करेक्शन आएंगे, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन। तो देखो बात जरा समझी जाए। पहला आता है वॉल्यूम करेक्शन। अब ये यार, ये वॉल्यूम करेक्शन का क्या मतलब है समझो। देखो, अगर हम रियल गैस माने, यानी रियल गैस मानेंगे, तो जो गैस का खुद का वॉल्यूम है, सेल्फ वॉल्यूम ना, खुद का वॉल्यूम है, वो निग्लेजिबल नहीं है। अगर निग्लेजिबल नहीं है, ऐसे सोचो ध्यान से कि ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका दिया है V। अगर आइडियल गैस है तो ये क्या गैस पूरे कंटेनर में घूम सकती है, तो इसका वॉल्यूम हम V लेते हैं। लेकिन अगर रियल गैस है, रियल गैस है, इसका मतलब उस गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम भी कंसीडर करना है। अगर गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम कंसीडर करना है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल। तो अगर हम ये कहें, देखो, अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स को अपन एक साथ कर दें तो क्या लगभग थोड़ा इतना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी क्या इतनी वॉल्यूम में ही गैस फ्री मूव करेगी। यानी रियल गैस के लिए जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल होगा, समझो वो कितना होगा, ये पूरे में से इतना माइनस करो, यानी ये पूरा वॉल्यूम V है और ये मान लीजिए आप V1 है मान लीजिए। क्लियर? तो अवेलेबल वॉल्यूम फॉर फ्री मूवमेंट। क्लियर? अगर हम ये कहें कि अवेलेबल वॉल्यूम फॉर फ्री मूवमेंट, ये होगा आपका V माइनस B1। चेक करो। क्लियर? क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी में, PV इक्वल टू एनआरटी में जो V होता है वो वही वॉल्यूम होता है जिसमें गैस फ्रीली मूव करती है। देखो, क्लियर है? क्लियर? तो अगर हम रियल गैस को आइडियल की तरफ बिहेव करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा V, यानी ये बेसिकली एक प्रकार से V आइडियल है, ध्यान रखना। V आइडियल है, V माइनस B1। ये रियल वॉल्यूम नहीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि B माइनस B1 रियल वॉल्यूम है। रियल वॉल्यूम नहीं है, ये आइडियल वॉल्यूम है जिसके लिए रियल गैस अगर आइडियल बिहेवियर शो करे तो इतना वॉल्यूम अवेलेबल होगा जिसमें वो फ्रीली मूव करेगी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, देख लो।
सो जो है ये बात क्लियर हो गई। अब अगर अपन कहें यार V1 है क्या एग्जैक्टली में, कैसे निकलेगा, तो देखो बात जरा समझो। अच्छा गैस जो है बेटा कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इनफाइनाइट। सो अगर हम दो मॉलिक्यूल की बात करें कि दो मॉलिक्यूल कैसे कंटेनर में घूम रहे होंगे, तो क्या ऐसे घूम रहे होंगे, देखो क्योंकि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, दूर दूर तो हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूम रहे होंगे। अच्छा आप केवल दो मॉलिक्यूल देख रहे हो, ऐसे देखो ये मॉलिक्यूल घूमेगा ऐसे ही, तो एक प्रकार से देखना, ये देखो ऐसे ये मॉलिक्यूल जो है, इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल जो है ऐसे घूम रहे होंगे। तो इफेक्टिव आपको दिख रहा होगा कि इफेक्टिव जो है ये वाला सर्किल, ये देखो ये, और इसका रेडियस हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो ओवरऑल रेडियस हो जाएगा 2r। यानी दो मॉलिक्यूल अगर हम ये देखें कि इतना वॉल्यूम खुद का ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह का आपको दूर से देखोगे ना तो ऐसा सर्किल ऐसा नजर आएगा। अगर आप ना समझ में आ रहा है, क्लियर, माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो यानी अगर वॉल्यूम देखें हम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा 8 × 4/3 पाई r क्यूब, ये देखो। सो अगर हम ये कहें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मॉलिक्यूल, दो से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब। इफेक्टिव मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लमसम इतना वॉल्यूम। सो इतना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लेगा कंटेनर का। सो अगर हम ये कहें ध्यान से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल, 1 मोल का मतलब बेटा Na मॉलिक्यूल्स ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल इक्वल टू आ जाएगा 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसी को बोल देते हैं B। और अगर n मोल होंगे तो ये Nb हो जाएगा, एक मोल में B, तो ये B कौन सा वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल कंटेनर का ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा फ्री के लिए, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर फ्री मूवमेंट, ये होगा आपका V वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है B - B, एक मोल के लिए। अगर n मोल है तो V - NB हो जाएगा। चेक करो, V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्लियर है बेटा, ये है कहानी, ठीक है। फॉर n मोल, फॉर n मोल ये हो जाएगा V - NB। क्लियर, देख लीजिए, ये है फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मोल। चेक कर लो बेटा। सो जो है वॉल्यूम करेक्शन की बात समझ में आई। अब आता है प्रेशर करेक्शन क्या होता है। देखो अगर बात की जाए बेटा प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, अगर प्रेशर करेक्शन की बात की जाए तो देखो एग्जैक्टली में क्या होता है। ये कंटेनर है, कंटेनर में हम क्या करते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। एक तो मॉलिक्यूल ये है, इसको बोलते हैं बल्क ऑफ द सिस्टम, मतलब बल्क में है, बीच में है। और एक मॉलिक्यूल बेटा इसके वॉल में, इससे बहुत सारे होंगे, हम एक एक कंसीडर करते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो F नेट है, नेट फोर्स, ये इसका 0 होगा। क्यों?
चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है सब जीरो। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहां एक जो है इधर तो है नहीं, तो यहां जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो लग रहा होगा। क्लियर? यानी जो बल्क में है, मॉलिक्यूल बीच में है, उसमें तो नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब ठीक है नेट फोर्स जीरो है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि जो कंटेनर से चिपके हुए हैं, अच्छा कंटेनर से चिपके हुए हैं, उनमें नेट फोर्स लगेगा, ये लगेगा। अच्छा नेट फोर्स लगेगा तो उससे क्या होगा सोचो। अगर नेट फोर्स लगेगा तो एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स है, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर करो। सो एनर्जी अगर रिलीज हुई तो सोचो जरा ध्यान से कि क्या होगा, कि एक प्रकार से जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा। सोचो सो होगा क्या, क्या होगा? इसमें दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स से प्रेशर आता है। कैसे? दो प्रकार के अट्रैक्शन है। एक जो कंटेनर, समझना, कंटेनर के वॉल पे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरा जो है कोलाइड कर रहे हैं, दूसरा जो है जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो। क्लियर? तो जो प्रेशर लॉस हो रहा है, रियल में जो आप प्रेशर देख रहे हो, रियल में जो प्रेशर देख रहे हो उसमें प्रेशर लॉस कंसीडर नहीं किया जा रहा। वो तो मेजर कर रहा है एक्सपेरिमेंट कितना प्रेशर है। प्रेशर लॉस अगर देखोगे तो अगर जो प्रेशर लॉस हो रहा है अगर उसको हम रियल प्रेशर में जोड़ दें, सोचना, जो प्रेशर लॉस हो रहा है अगर उसको हम रियल प्रेशर में ऐड कर दें तो वो आइडियल प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रेशर लॉस हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। तो प्रेशर लॉस को ऐड करो भाई, जो आप मेजर कर रहे हो तो रियल प्रेशर है। बैरोमीटर लगा के अगर मेजर कर रहे हो दैट इज अ रियल प्रेशर। अच्छा उस प्रेशर जो लॉस हुआ तो गया, उसमें तो बात ही नहीं। तो अगर जो प्रेशर लॉस हो गया है उसको रियल प्रेशर में ऐड कर दें तो पी आइडियल आ जाएगा। सोचो। क्लियर? तो जो प्रेशर लॉस है, समझना, प्रेशर लॉस दो तरह से होगा। दो तरह से कैसे? क्या होता है कि एक तो जो मॉलिक्यूल कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा कितने मॉलिक्यूल इस तरह दीवार पे नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? सोचो, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंटेनर की वॉल पे चिपके हुए हैं। यानी दो तरह से होगा एंड दोनों जो है N/V के प्रोपोर्शनल आएगा। चेक करो, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी बेसिकली प्रेशर लॉस दो तरह से है। प्रेशर लॉस दो तरह से कैसे? नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। यानी जो P डैश है प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, N²/V² आ जाएगा। तो यहां से जो प्रेशर लॉस है वो AN²/V² आ जाएगा। सो जो आइडियल प्रेशर है, ध्यान सुनिएगा, P आइडियल इक्वल टू P रियल प्लस P डैश। यानी P रियल को P मान लें तो P प्लस AN²/V²। ये देखो, यानी ध्यान रखना, आइडियल प्रेशर ज्यादा होता है रियल प्रेशर से। सामने देख लो, कुछ लोग इसी को आइडियल मान लेते हैं और कहते हैं वो रियल हो गया, इनको ऐड करके ना, ये रियल है, ये आइडियल है, ध्यान रखना। अच्छा, यानी आपको एक प्रकार से ऐसे सोचो कि आपको क्या क्या मिल गया, P आइडियल मिल गया और V मिल गया फ्री वाला, तो दोनों को PV = RT में रख दो। तो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन जो बन जाएगी, समझिएगा, जो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन बनी वो क्या बनी समझिएगा। P प्लस AN²/V², ये हो गया P आइडियल, और V आइडियल V माइनस NV इक्वल टू nRT। ये लो, क्लियर? ये ध्यान रखना, ये अवेलेबल वॉल्यूम होता है, आइडियल रियल इसमें मतलब नहीं होता है, ये बेटा अवेलेबल वॉल्यूम होता है। क्लियर? एक तो आया। दूसरा जो रियल गैस और लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में। रियल गैस इक्वेशन जो है ऐसे लिखते हैं, PV =
ZRT, 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस। PV इक्वल टू ZRT, वेयर Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर CF, क्लियर। Z जो है CF कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो इफ पढ़े होगे थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होगे, इफ Z इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये आइडियल गैस हो जाता है, और Z ग्रेटर देन 1 होता है तो ये रियल गैस होता है, रियल गैस विद पॉजिटिव डेविएशन। रियल गैस विद पॉजिटिव डेविएशन। एंड Z जब लेस देन 1 होता है तो ये होता है रियल गैस विद निगेटिव डेविएशन, आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में। ये देखिए, क्लियर, समझ में आया? देख लीजिए, अभी आगे बात करते हैं। तो ये जो है जनरल इक्वेशन आ गई आपकी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की। अब देखना, क्लियर है बेटा? अब देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। इसका क्या मतलब है समझिएगा, कंडीशन लगाना है। पहली कंडीशन, ठीक है, एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत कम हो, तो अगर आप याद हो, आपको बताया गया था कि अगर लो प्रेशर हो और टेम्परेचर हाई हो जाए तो आइडियल गैस हो जाती है। चेक करते हैं एट लो प्रेशर। तो देखो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT। इट इज अ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। एट लो प्रेशर वॉल्यूम जो होगा रिलेटिवली ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, चेक करना बेटा, तो V माइनस NB लगभग V के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अगर V ज्यादा है तो ये तो गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है जो कि बहुत कम है, तो ये V के रेस्पेक्ट में निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, देखिएगा, PV V से मल्टीप्लाई कर दिया, AN स्क्वायर बाई V इक्वल टू nRT। n का वैल्यू 1 रख दें, 1 मोल के लिए निकालते हैं, PV इक्वल टू RT माइनस A बाई V। चेक कर लो बेटा। अब आप क्या करो, ध्यान से, आप इसमें क्या करो बेटा, RT से डिवाइड कर दो। सो PV बाई RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस A बाई VRT। ये देखो, और अगर यहां PV बाई RT को हम Z लिख दें, ये देखो, चेक करो, Z का वैल्यू 1 माइनस A बाई VRT। यानी अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर भी कम है तो ये वैल्यू A बाई VRT बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब Z लेस देन 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कहा जाए कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो A बाई VRT का वैल्यू V भी ज्यादा था, ठीक है, T भी ज्यादा हो गया, तो क्या ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी? तो क्या Z का वैल्यू 1 हो जाएगा? चेक करो बेटा, अगर Z का वैल्यू 1 हो गया तो आइडियल गैस आ जाएगी, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है तो गैस आइडियली बिहेव करती है। चेक कर लो, V ज्यादा था, T भी बढ़ा दिए, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई भाई, नीचे क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, तो 1 A बाई VRT बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत कम हो गया, तो 1 के रेस्पेक्ट में बेटा निगलेक्ट हो गया, Z का वैल्यू 1 आ गया। देख लो, चेक कर लो, क्लियर? और एक बात समझना,
ये जो होता है ये वाला टर्म, ये इतना, ये अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। किसको डिनोट करता है बेटा? क्योंकि ये करेक्शन कहां से आता है? अट्रैक्शन फोर्स से। और ये जो है ये बताता है आपका रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? ये रिपल्सिव फोर्स से आता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अट्रैक्शन ज्यादा है तो v का वैल्यू जो इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम है कम होगा, रिपल्शन ज्यादा है तो बढ़ जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गया एडवांस में कि अट्रैक्शन फोर्स को कौन सा टर्म डिनोट करता है, तो an²/v²। एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा टर्म है एट हाई प्रेशर, at high pressure. So P plus an²/v² v minus nb इक्वल टू nRT। चेक करो बेटा, एट हाई प्रेशर में ये वैल्यू निगलेक्ट हो गई, ये हाई है, ए का वैल्यू कमी होता है, निगलेक्ट हो गया। सो यहां से आ गया PV प्लस माइनस PB, n का वैल्यू 1 रख देते हैं बेटा, ठीक है। RT n इक्वल टू 1 रख दिए। सो यहां से PV का वैल्यू RT प्लस PB, देखो PV RT से डिवाइड करो, PB बाई RT का वैल्यू आया 1 प्लस कितना आया? PV बाई RT। चेक करो, तो Z का वैल्यू 1 प्लस PB बाई RT। यानी अगर एट हाई प्रेशर की बात की जाए, एट हाई प्रेशर क्या Z ग्रेटर देन 1 आएगा? चेक करो बेटा, अगर हाई प्रेशर है तो Z का वैल्यू, प्रेशर हाई है तो Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी हाई प्रेशर पे गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। देख लीजिए, क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? देखिए, तो अगर इसका ऐसे ग्राफ बनाया जाए कि Z वर्सेस P, यहां Z का वैल्यू 1 है तो ये आइडियल गैस हो गया। तो कुछ गैसें ऐसी होंगी जो हमेशा पॉजिटिव, जैसे H2 हीलियम, या हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन बहुत कम होता है। क्लियर? क्लियर है? तो यहां से जब बात समझिएगा कि अगर अपन ये कहें कि इनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, साइज छोटा है, इसलिए जो है इनमें हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव डेविएशन की टेंडेंसी होती है। और अगर कुछ गैसें ऐसे बात की जाए, ऐसे देखो, ये देखो, कुछ रेंज तक इसके नीचे निगेटिव, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। चेक करो, क्लियर? जैसे क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, देखो कैसे। ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है बेटा। यहां पे T1, T2, T3, T4 किसी एक ही गैस के ग्राफ है ना, और आपको कंपेयर करना है T1, T2, T3, T4। चेक करो, T1, T2, T3, T4 कंपेयर करना है। सो देखो, इसमें पहली बात तो निगेटिव डेविएशन है। क्लियर? अगर ये देखा जाए कि भाई अगर निगेटिव डेविएशन है सो क्या होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि Z का वैल्यू आया था 1 माइनस A/VRT, याद आ रहा है? लो प्रेशर पे। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Z 1 की तरफ टेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से Z 1 की तरफ टेंड करेगा, यानी आइडियल गैस की तरफ टेंड करेगा। और जितना टेम्परेचर कम करोगे ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, Z लेस देन 1 हो जाएगा। यानी लो टेम्परेचर पे निगेटिव डेविएशन ज्यादा होता है, और इसमें जितना ज्यादा Z नीचे है वो उतना निगेटिव डेविएशन, यानी सबसे ज्यादा निगेटिव डेविएशन है बेटा T4 में, यानी T4 की वैल्यू सबसे कम है। चेक करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
ये देखो, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। क्लियर? प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। तो ये जो है आपका, ये समझ में आया कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकती है, ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं बेटा क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट, अभी वो यार क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो, एक टर्म होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है? जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा उतना लिक्विफाई होने का चांस ज्यादा होगा। क्लियर? एक बात और ध्यान रखना, जो ये ए और बी यूज हुए बेटा, ए एंड बी आर नोन एज वन डबल कांस्टेंट। इनका यूनिट भी निकाल सकते हैं आप, कभी कभी जेईई मेन में यूनिट ही पूछ लेता है। ठीक है, सो कैसे निकालते हैं? अब ये क्रिटिकल कांस्टेंट क्या है ना, तो क्रिटिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसमें तीन टर्म आएंगे। पहला आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा आएगा क्रिटिकल प्रेशर, एंड बेटा तीसरा आएगा इसमें क्रिटिकल वॉल्यूम। अब ये होते क्या है यही समझना है। ये देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो देखो होगा क्या, अगर हम P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये है वन डबल गैस इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, आप ऐसे सोचो कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या लगता है? क्यूबिक बनेगी वॉल्यूम में। इट इज क्यूबिक इन वॉल्यूम। देखो, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम। पहले चेक करो, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम। क्या समझ में आया? अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है वॉल्यूम में, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम के तीन रूट्स आएंगे। वॉल्यूम के कितने रूट्स आएंगे? तीन। अभी वो यार वॉल्यूम के तीन रूट्स कैसे आएंगे, क्या है? तो देखो सिंपल सा तरीका है, तीन रूट्स कैसे आएंगे। हाँ, तो क्या कर रहे थे कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर आप क्या करते हो, क्रिटिकल कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करते हैं, T1 टेम्परेचर पे गैस लेते हैं, लाइक CO2 गैस लेते हैं। तो T1 टेम्परेचर पे अपन कंप्रेस करते हैं, यहाँ तक गैस है। इसके बाद यहाँ लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा लिक्विड और गैस दोनों होते हैं। अगर आपने T2, अच्छा ध्यान रखना, T2 का वैल्यू ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाए तो पहले गैस फिर लिक्विड। फिर क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर आया TC जिसपे एक पॉइंट पे लिक्विड और गैस है, और उसके बाद के टेम्परेचर पे जो भी हाई टेम्परेचर है वो केवल गैस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इसमें लिक्विड और गैस एक ही पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा खास बात, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे थोड़ा सा अगर इसको हम डॉटर डॉटर करके मिला दें पैराबोलिक, तो यहां ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। इस पॉइंट पे कॉन्कैविटी चेंज होती है, गणित की भाषा है। कॉन्कैविटी जब चेंज होती है उसको बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा गणित में ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एग्जैक्टली में क्या हुआ कि अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशन की बात करें कि यार ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो देखना बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, कोई भी प्रेशर लगा दो। यानी इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। क्लियर? द टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा,
द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied. ध्यान से, the temperature above which gas cannot be liquefied is known as, gas cannot be liquefied under any pressure, under एनी प्रेशर, मतलब कितना भी प्रेशर लगा दो गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। यानी द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अंडर एनी प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है? एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dp/dt 0 होता है एंड d2p/dt स्क्वायर भी 0 होता है। ध्यान रखना, गणित है और कुछ नहीं है। देखिए, अब इसके बाद, अभी समझते हैं इसको, इसके बाद आता है बेटा क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। अगर हम बात करें कि यार क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो समझिएगा क्रिटिकल प्रेशर तो कहेंगे एट क्रिटिकल टेम्परेचर, समझिएगा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, समझिए, द मिनिमम प्रेशर एट विच गैस कैन बी liquefied is known as critical pressure। समझिए ऐसा क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ, मिनिमम क्यों? क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए 2 एटीएम पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती तो 3 एटीएम 4 एटीएम में तो हो ही जाएगी। ये है क्लियर। अभी होता है कि भाई क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम, ध्यान से, क्रिटिकल प्रेशर पीसी हो जाएगा, वो टीसी और ये वीसी। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बेसिकली क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब होता है कि क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझिए, द वॉल्यूम occupied by the gas at critical temperature and pressure is known as critical volume। समझिएगा, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इनका क्या मतलब होता है समझिए। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखो, जब यहां पे हमने T1 टेम्परेचर पे गैस ली तो पहले गैस एग्जिस्ट करी भाई, फिर ये गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम आया, फिर ये लिक्विड का प्रेशर बढ़ाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्जैक्टली में देखिएगा कि यहाँ 3 रूट्स आएंगे, यहाँ 3 रूट्स आ रहे हैं जैसे क्यूबिक बताए थे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों रूट्स कोइंसाइड हो गए हैं। यानी यहां पे आप क्या है कोऑर्डिनेट टीसी वीसी टीसी, क्या यहां पे आप लिख सकते हैं, चेक करो, v माइनस वीसी का होल क्यूब कर सकते हैं आप। तीनों पॉइंट तो तीनों वॉल्यूम क्या होगा, कोइंसाइड कर गए। अच्छा, तो यहां से एक क्यूबिक बनेगी और एक क्यूबिक आप बनेगी कहां से, वंडरवल गैस इक्वेशन से। क्लियर। तो उसमें v की जगह v आप क्या करिए, ध्यान सुनिएगा, उसमें क्या करना है आपको, p की जगह pc कर दीजिए, t की जगह tc कर दीजिए, और क्यूबिक दोनों कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो vc का वैल्यू आ जाएगा 3b, रट लेना है कुल मिला के।
BC का वैल्यू क्या आ जाएगा 3B, क्लियर। और TC का वैल्यू 8/27 RB एंड PC का वैल्यू A/27 B²। ये देखिए, ये आपको क्या करना है, तीनों याद कर लेना है। कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है। समझ में आ गया क्या करना है? अगर आप मैथमेटिकल जाना चाहें तो मैथमेटिकल भी निकाल सकते हैं। dp/dt 0 कर दीजिए, ठीक है, एक वैल्यू आएगी, फिर d2p/dt स्क्वायर 0 कर दीजिए, तो उससे जो आ जाएगा क्रिटिकल कांस्टेंट आ जाएगी। और कुल मिला के कुछ नहीं करना है, उठा के आपको क्या करना है, रट लेना है, डेफिनेशन याद रखनी है। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, क्लियर। ये हो गया क्रिटिकल कांस्टेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, वायरल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आ भी चुका है, आईटी में एडवांस में आ चुका है। वायरल इक्वेशन दो होते हैं, एक होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एक होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो होता क्या है, पहला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये होता है बेटा z इक्वल टू 1 प्लस b/v प्लस c/v² प्लस d/v³, ऐसे ऐसे चलता जाता है। ये है वायरल इक्वेशन। वेयर b को बोलते हैं, v को क्या बोलते हैं, b को बोलते हैं सेकेंड वायरल कोफिशिएंट, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। इसी तरह c को थर्ड, d को फोर्थ। अच्छा फर्स्ट क्यों, फर्स्ट तो कांस्टेंट हो गया ना, 1 है। क्लियर है बेटा? तो यहां से सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। अच्छा क्वेश्चन पता क्या आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था कि v का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट क्या होगा। दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अच्छा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम वाला पूछ चुका है, प्रेशर वाला नहीं पूछा। तो ये z इक्वल टू होता है 1 प्लस A1p A2p² A3p³, इस तरह। यहां पे A1 सेकेंड वायरल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे कि भाई सेकेंड वायरल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए। सो सेकेंड वायरल कोफिशिएंट निकालने के लिए देखिए, z का वैल्यू है 1 प्लस b/v प्लस c/v², और एग्जैक्टली में अपने पास क्या है, a/v²। एक मोल के लिए बात कर लेते हैं। यहां से b से मल्टीप्लाई कीजिए, PV इक्वल टू RT, यहाँ v से मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे b, तो 1 माइनस b/v हो जाएगा। देख लेना भाई, न समझ में आया तो पूछना। अच्छा पूछोगे कैसे, ठीक है। सो PB/RT, RT से डिवाइड, तो 1 माइनस b/b का पावर -1 माइनस a/v/RT। ये देखो, ये बेटा हो गया z। क्लियर? तो यहाँ z इक्वल टू, इसमें लगा दो आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस b/b प्लस b/b का स्क्वायर डॉट डॉट माइनस a/v/RT। चेक करो, तो z का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1/v कॉमन ले लें, तो b माइनस a/RT प्लस b/v का स्क्वायर। ये देखिए, कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए। तो b का वैल्यू आ जाएगा ये देखिए, क्लियर? देख लो, समझ में आया? क्लियर? अच्छा सोचो, ये क्योंकि b ज्यादा है तो ये सब जो है b/v का स्क्वायर सब निगलेक्ट हो जाएंगे। और अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी फॉर आइडियल गैस b का वैल्यू क्या करते हैं, 0, यानी b माइनस a/RT का वैल्यू 0। चेक करो, यानी
यहां से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू ए बाई आर टी। तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा, चेक करो, a बाई आर बी। चेक करो बेटा। सो यहां से क्या रिजल्ट दिख रहा है कि अगर t का वैल्यू a बाई आर बी हो जाए तो क्या Z1 हो जाएगा, और इसी को TB बोलते हैं, बॉइल्स टेम्परेचर, नाम सुने होगे बॉइल्स टेम्परेचर। तो बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन यानी रियल गैस इक्वेशन बिहेव्स आइडियली इज नोन एज बॉइल्स टेम्परेचर, A बाई आर बी। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, देख लो। तो B का वैल्यू IT एडवांस में पूछा जा चुका है, देख लो। अब अगर अपन बात करें दूसरा, सेकंड, Z का वैल्यू 1 प्लस A1P प्लस A2P स्क्वायर, क्लियर। देखिए कोई डाउट तो नहीं भाई, देख लीजिए कहानी क्लियर। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आपको पता है कौन सी, अभी जो निकाले, क्या इसको बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई बी स्क्वायर। तो A1P प्लस A2P स्क्वायर दिस इज इक्वल टू B बाई बी प्लस सी बाई बी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब देखो, PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ZRT। तो V का वैल्यू लिख सकते हैं ZRT बाई P। चेक करो बेटा, तो पुट कर दीजिए A1P प्लस A2P स्क्वायर इक्वल टू B बाई ZRT बाई P प्लस C बाई ZRT बाई P का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे होंगे। सो यहां से आ जाएगा PB बाई ZRT प्लस P स्क्वायर C बाई ZRT का स्क्वायर। ये देखिए चेक करो, यहां पे क्या है A1P A2P स्क्वायर, बहुत सारे टर्म है, P से डिवाइड कर दीजिए बेटा। अगर P से डिवाइड कर दें तो देखो क्या आएगा, A1 प्लस A2P दिस इज इक्वल टू B बाई ZRT प्लस CP बाई ZRT का स्क्वायर। चेक करो, P गायब हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब ध्यान सुनना एक लाइन में, इफ P टेंडिंग टू 0 हो जाए, यानी प्रेशर 0 को टेंड कर जाए, तो क्या जब प्रेशर 0 को टेंड करेगा तो Z अपने आप 1 को टेंड करेगा, क्योंकि 0 प्रेशर पे आइडियल गैस होता है। देखो सो अगर यहां देखो सब P टेंडिंग टू 0, तो सारे इसके आगे वाले टर्म 0 हो जाएंगे। यहां A1 बच जाएगा बेटा, और यहां बच जाएगा B बाई RT। ये देखिए बाकी सारे टर्म 0। तो A1 का वैल्यू आ गया B बाई RT। अच्छा B बाई RT आप और B आपको पता ही है, देख लो हो गया। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको प्रेशर के टर्म में A1 पूछा हो तो जो पहले वाला है वो भी आना चाहिए। क्यों, B कैसे निकालोगे, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि A1 पूछेगा तो आपको पहले वाला पता होना चाहिए, B क्या होता है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। क्या भाई समझ में आया। तो B क्या था, B माइनस A बाई RT। तो A1 का वैल्यू आ जाएगा दिस बाई RT। देख लो क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, भरोसा नहीं है कब क्या पूछ ले पता नहीं है। देख लो ये है A1 का वैल्यू, ये है वायरल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, मेन से पूछ सकता है, एडवांस में पूछ सकता है। तो वायरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, देख लीजिए क्लियर है, पहले बताओ समझ में आया, क्लियर। देख लीजिए इतना पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ तो अब अगला जो है अपन पढ़ते हैं बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो इससे फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैक्सवेल
बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसमें एक इसका फंक्शन है डी एन यू इक्वल टू होता है 4 पाई एन एम बाई 2 पाई आर टी का पावर 3/2 ई की पावर एम यू स्क्वायर बाई 2 आर टी यू स्क्वायर डी यू, ये इसका फंक्शन है। अब ये क्या है डी एन यू? डी एन यू जो होते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू, मतलब यू और यू प्लस डी यू के बीच में स्पीड जिनकी है वो मॉलिक्यूल्स हैं। एम इज द मोलर मास, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। कभी कभी ये इक्वेशन पर मॉलिक्यूल अगर आ जाता है तो यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ आर बाई एन ए हो जाएगा, तो ये के टी हो जाएगा, 2 पाई आर टी की जगह 2 पाई के टी हो सकता है, फिर वहाँ एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। अभी एक मोल की बात हो रही है। ओके, ये आ गया। अब ध्यान सुनना, अब इसमें हमारे को कर्व खींचना है, इंपॉर्टेंट है भाई, कर्व खींचना है। क्या खींचना है? ध्यान सुनो, डी एन यू बाई डी यू वर्सेस यू का। देखो चेक करो, अगर इसका कर्व खींचा जाए डी एन यू बाई डी यू, तो बेसिकली ये वाला तो कांस्टेंट ही रहेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं। ये दो फंक्शन बचेंगे आपकी, ये और ये। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कर्व है, ये x हो गया ना बेटा, यहाँ u है और ये एक्सपोनेंशियल है, यानी एक आपका कर्व पैराबोलिक आएगा और एक बेटा एक्सपोनेंशियल आएगा, दो का मिक्सचर आपको बनाना है। तो होगा क्या कि जब u धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझिएगा, जब u धीरे धीरे बढ़ रहा है तो u स्क्वायर डोमिनेटिंग होगा, लेकिन जब u की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर एक्सपोनेंशियल डोमिनेटिंग होगा। क्लियर? और जो कर्व आएगा, ध्यान से, पहले ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ऐसा ही कर्व होगा, ध्यान रखना। यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि यहां तक आप देखोगे तो ये कर्व जो है यहां तक पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक, और ये वाला एक्सपोनेंशियल होगा। चेक करो, यानी पहले ग्राफ में पैराबोलिकली इंक्रीज होगा, देन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ध्यान रखना भाई, इसका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या है, ये बेसिकली क्या है कि ये वेलोसिटी जो आएगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए ये जो यहां पे वेलोसिटी आती है ये होती है यूएमपी। यूएमपी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो अगर हम ये बात, जो आपने फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी आप गैस में पढ़ा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, वीआरएमएस, पढ़ा है कि नहीं? पढ़े होगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ना। तो वो जो आता है वहां तो केवल लोग क्या करते हैं फिजिक्स में कि फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि ऐसे ऐसे आया। एग्जैक्टली में आया कहां से, वो यहां से आता है। देखिए कैसे, अगर हम कहें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन आपको पता है ना, द स्पीड क्या कहेंगे कि ऐसी स्पीड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर? सो अगर यहां देखोगे, इसके लिए क्या अपन ये कहें कि d बाई डी यू ऑफ 1 बाई एन डी एन यू बाई डी यू को अगर हम जीरो पुट कर दें, चेक करो, यानी बेसिकली इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो पुट कर दिए। भाई स्लोप तो क्या है, देखो जीरो स्लोप है, तो क्या है, जीरो स्लोप है, स्लोप जीरो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। तो जब dy बाई डी एक्स आप जीरो करोगे तो आप करके देख लेना, टेस्टेड हो तो आता ही है, तो ये यहां से आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी। क्लियर है? u मोस्ट प्रोबेबल, अगर अपन ये देखें u मोस्ट प्रोबेबल कितनी आती है, याद है आपको? तो आप देखिएगा तो u मोस्ट प्रोबेबल जो आएगी ये आती है बेटा अंडर रूट 2RT बाई एम। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी, एक बार करना जरूर, और अगर यही आए तो एक बार हमारे को बताना। क्या करना है, समझ में आ गया? डिफरेंशियल प्रोडक्ट का फर्स्ट इंटू सेकंड, प्रोडक्ट वाला डिफरेंशियल करना है। आप जीरो पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा, देख लीजिए। क्लियर? अब देखो, अब अगर अपने को वहां आप याद करो एवरेज स्पीड पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं, एवरेज स्पीड। सो
एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, यहीं से आता है पूरा, क्या फॉर्मूला आता था, √8RT/πm, याद आ रहा है। सो अगर एवरेज स्पीड, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। मान लीजिए N1 मॉलिक्यूल की U1 स्पीड है, N2 की U2 है, N3 की U3 है, तो U एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ N1 N2 N3 है, तो U एवरेज निकालने का तरीका होता है N1 U1 N2 U2 N3 U3 जितने भी हैं डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। चेक करिए, अच्छा N1 प्लस N2 सम ऑफ मोल्स या सम ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या कहेंगे, टोटल हो गया कैपिटल N। N कैपिटल N बेटा जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहां से ये आ जाएगा 1/n। क्लियर, ठीक है। अच्छा इसको अगर हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना हो तो देखो N1 U1 N2 U2, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं U dNu, चेक करो, और यहां पे देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें, क्योंकि N1 U1 है तो एक को आपने फिक्स कर लिया और DNU को वेरिएबल बना लिया। ये तो फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, स्ट्रिप काटने वाला वो फंडा, देख लो। अब DNU का वैल्यू रख दीजिए, तो जब आप DNU का ऊपर से वैल्यू उठा के रखोगे, देखो तो यहां से U एवरेज, यहां 4πn रखिएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 4π m/2πRT का पावर 3/2 इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट तक U3। ये देखिए, चेक करो, और इसको बाई पार्ट्स में क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से U एवरेज का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8RT। ये आता है यहां से। अच्छा ध्यान सुनो, अब कहो कि इसमें क्या दिक्कत है, अपन रट लिए, रटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कह दिया कि एक हाइपोथेटिकल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया और फिर पूछा, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह याद रखना, कभी कभी इसी फॉर्मूले के पूछ लेता है, यू एवरेज फॉर्मूला ही ऑप्शन में दिया है, यू एवरेज बना के, तब कैसे करिएगा देख लीजिए। तो यू एवरेज आ गया। अब इसके बाद आता है आपको VRMS, याद आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये कैसे निकालते हैं, वही अगर N1 मॉलिक्यूल की U1 स्पीड है तो याद करो कैसे निकालते थे, N1 U1 स्क्वायर प्लस N2 U2 स्क्वायर, ये देखिए डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 का अंडर रूट। याद आया, आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स में तो ये सब याद होगा बेटा, ये पार्ट फिजिक्स का है, मैं तो ऐसे पढ़ा दे रहा हूं कि भैया आपको कभी जरूरत पड़े तो याद रहेगा। सो देखो, तो कर सकते हैं हम इसमें VRMS स्क्वायर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर लिखें तो लिख सकते हैं आप U स्क्वायर DNU इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तक बाई n। ये देखो, तो यहां पे VRMS का वैल्यू आ जाएगा 4π m/2πRT का पावर 3/2 U³ e की पावर mu स्क्वायर बाई 2RT du। याद करो, सो VRMS का वैल्यू आ जाएगा 4π m/2πRT का पावर 3/2 इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक U³ e की पावर mu स्क्वायर बाई 2RT du का पावर हाफ।
ऑप्शन में फॉर्मूला ही दिया होगा। जब ऑप्शन में फॉर्मूला दिया होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के बच्चा देखते ही छोड़ देगा, भाई छोड़ो ये क्या है, देख लो। क्लियर? तो आप समझो कैसे आता है, और फिर आप सॉल्व करिएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि v, आपने रटा होगा, पढ़ा तो नहीं है क्या, √3RT/m, ये देखिए। क्लियर? ये है VRMS। क्लियर? देख लीजिए। अच्छा, फिर VRMS आप कंपेयर कर सकते हो कि V एवरेज, VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल में बड़ा कौन है। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो सबसे बड़ा कौन है बताओ, देखो लिख देते हैं फिर से। U एवरेज है 8RT/m, U मोस्ट प्रोबेबल है 2RT/m, और URMS है 3RT/m का √। चेक कर लो कौन बड़ा है बताओ। देखो ये 3.14 है तो समथिंग 2 से ज्यादा आएगा, और 3 से कम आएगा तो सबसे बड़ा है VRMS, फिर आपका है U एवरेज एंड देन U मोस्ट प्रोबेबल। ये देखो, क्लियर है बेटा? देख लो। ये देखो, क्या बात समझ में आई? देख लीजिए, ये है आपका एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्मूले तो रटने ही है, फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, बट कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कैसे करना है ये आइडिया लग जाएगा आपको। क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप ही बता दीजिए। पक्का? क्लियर? अब इसके बाद बात जरा समझिएगा, अगला जो है टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी अगर हम समझें कि यार ये है क्या, इसका यूज थोड़ा काइनेटिक्स में भी होता है, वैसे तो जनरली नहीं पढ़ते हैं लोग, लेकिन बुराई कुछ नहीं है पढ़ने में। देखो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो कोलाइड करते हैं, वो आपको एक मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स तो ऐसा लगे कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल घूम रहा है। ये देखो, तो ये जो सिग्मा है बेटा, सिग्मा, इसको बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। ये है कोलिजन डायमीटर, ठीक है। अच्छा, एक जो है n स्टार इसमें यूज किया जाएगा, ये है n/v, यानी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। क्लियर? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और v इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, सो अगर हम ये देखें कि, ध्यान सुनना, वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में क्या ये U एवरेज के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? तो वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, क्या इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा एक प्रकार से। क्लियर? तो वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर, h की जगह हो जाएगा U एवरेज। क्या भाई समझ में आया? चेक करो, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल देना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। सो वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है बेटा। आजकल लाइट बहुत परेशान कर रही है, चलो कोई नहीं। सो जो है क्या कर रहे थे हम लोग कि भाई ये कोलिजन थ्योरी में अपन ने कहा कि वो ये जो है अपन कहा कि 1 सेकेंड में U एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल की,
तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वी एवरेज। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके अगर ये बात समझ में आ गई तो ध्यान सुनिएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है हमारे को तो ये भी लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, n स्टार इंटू वी। सो ये हो जाएगा n स्टार, v की जगह लिख सकते हो पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज। ध्यान से अब एक बात समझिएगा, इसमें थोड़ा एजम्पशन लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट में है, इफ वी कंसीडर that only one molecule is in moving condition and rest are in rest, क्लियर? समझो, मतलब थ्योरेटिकल है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी रेस्ट में, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल एन, तो एक मूव कर रहा है तो n-1 रेस्ट में हुए। तो ध्यान सुनना आप जो बोलने वाले हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। क्यों? जो मूव कर रहा है वही तो कोलाइड करेगा, बाकी तो रेस्ट में वो थोड़ी ना कोलाइड, उन पे कोलिजन होगा। समझो, तो अगर हम ये कहें नंबर ऑफ collision made by single molecule in 1 second, सब 1 सेकेंड में चल रहा है मामला, इक्वल टू, अब सोचो मान लो तुम्हारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, एक मूव कर रहा है 9 रेस्ट में, तो कितने कोलिजन होंगे भाई? एक मूव कर रहा है तो इससे टकरा है, उससे टकरा है, उससे, तो एनी कितने होंगे? 9 होंगे भाई। यानी बेसिकली इक्वल टू ये होना चाहिए n-1, दैट इज इक्वल टू n। क्यों? अबे 1 की तो कोई, n तो बहुत बड़ा नंबर है भाई, ठीक है। यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं, कितना आया, पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज n स्टार। अभी निकाले थे n, याद करो, ये बात क्लियर करो, ये आया। लेकिन ऐसे सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोचो, मतलब कहने का, ध्यान से, बेसिकली ये बेटा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझ लोगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट से आराम मिल जाएगा। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल मतलब, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा बाकी सब रेस्ट में। तो इसका मतलब हमारे को क्या मानना पड़ेगा कि सारे मॉलिक्यूल मूविंग कंडीशन में है। क्लियर? प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल बिकॉज all molecules of gas are in moving condition, क्योंकि गैस को आप रोक थोड़ी ना सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि भाई अच्छा मूव कर रहे हैं तो कोलिजन भी सारे कर रहे होंगे। तो कैसे कोलिजन कर रहे होंगे? सोचो अपन क्या करते हैं बेटा, एक इसमें केस ले लेते हैं। केस कैसे कि एक मॉलिक्यूल मान लीजिए यू एवरेज से यहां आ रहा है, ये एक केस है जो हमने कंसीडर किया है, और एक मॉलिक्यूल जो है यू एवरेज से यहां आ रहा है। बहुत सारे केस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लिए, यानी कंसीडर कर लिए ऐसा केस निकालने के लिए, थ्योरेटिकल है क्योंकि। जब ये कोलाइड करेगा तो एग्जैक्टली में जो यू नेट होगा ये इधर से जाएगा, देखो तो यहां से यू नेट जो आ जाएगा वो √2 यू एवरेज होगा। एग्जैक्टली में यू एवरेज तो होगी नहीं, जब कोलाइड करेगा तो सीधे ऐसे जाएगा। अगर हम ये बात करें, ध्यान सुनना, कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ collisions made by single molecule in 1 second। एक सिंगल मॉलिक्यूल, सब सारे मूव कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने कोलिजन कर सकता है? यार एक सिंगल मॉलिक्यूल तो वही है सिंपल, क्या सिंपल एन ही कोलिजन कर पाएगा, लेकिन क्योंकि यू एवरेज से तो करा ही नहीं। यू एवरेज तो तब होता जब एक मूव कर रहा होता बाकी रेस्ट में, तो लेकिन जब सारे मूव कर रहे हैं तो हम एक नेट स्पीड मानेंगे √2 यू एवरेज की, यानी इसका नाम होता है बेटा Z1 और ये आ जाएगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार। देख लीजिए, केवल यू एवरेज की जगह √2 यू एवरेज रख दो तो एक मॉलिक्यूल इतने कोलिजन पर सेकंड करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो सिंगल कोलिजन की बात आई। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि बाई मोलिकुलर कोलिजन हो, यानी नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन मतलब दो दो मॉलिक्यूल कितने कोलिजन होंगे। नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा सोचो। अब यार नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन कितना होगा सोच के देखो। नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम भी कर देते हैं। नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो सोचना लॉजिक लगाते हैं भाई। Z1 जो है वो है नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल इतने कोलिजन कर रहा है एक सेकंड में। अब करा बाई मोलिकुलर कोलिजन निकालो, पर यूनिट वॉल्यूम में निकालो। तो भाई सोचो कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल हैं वो मल्टीप्लाई कर दो एक कोलिजन से, तो टोटल कोलिजन्स आ गए, और बाई मोलिकुलर बाई 2 कर दो। यानी क्या ये Z1 इंटू एन स्टार बाई 2 हो जाएगा? चेक करो बेटा, अगर ये Z1 इंटू एन स्टार बाई 2 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल टाइप का है इसलिए कोई पढ़ाता नहीं है इसको, और इसका नाम हो जाता है Z11 और ये आएगा आपका Z1 कितना था बेटा? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज, यहाँ एन स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बाई 2 है तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार स्क्वायर। ये है Z11। अच्छा Z11 एन स्टार स्क्वायर है, ये Z11 तब है जब सारे मॉलिक्यूल सेम हैं। अगर हम लिख दें कि इफ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट तो उसका नाम हो जाएगा Z12। Z12 क्या है? बाई मोलिकुलर कोलिजन। बाई मोलिकुलर कोलिजन्स इक्वल टू आ जाएगा। अब इसमें देखो Z12 क्या आएगा, फर्क कहाँ आएगा? वही रहेगा, ये पाई रहेगा, सिग्मा की जगह सिग्मा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यू एवरेज 8, यू एवरेज कितना था याद करो? 8RT बाई पाई एम ना, तो 8RT बाई पाई यहाँ म्यू हो जाएगा। अभी बताएंगे क्या है। यहाँ n स्टार 1 n स्टार 2, ये देखो अलग अलग मॉलिक्यूल 1 2 ले लिए। अब ये जो म्यू है नीचे आया इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूस्ड मास, फिजिक्स में पढ़ाते हैं सब। सो 1/म्यू का वैल्यू होता है 1/m1 प्लस 1/m2। ये देखो ये है रिड्यूस्ड मास। ये देखिए ये है बाई मोलिकुलर कोलिजन। अब अगर आपको याद हो, देखो इसको लिंक करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स में ये सब एडवांस में पूछेगा,
और हो सकता है मेंस में पूछ लेता, वैसे आया है एक बार क्वेश्चन, बताएं क्या आया था। क्या होता है कि केमिकल काइनेटिक्स में याद करो, के का वैल्यू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, याद आ रहा है, आर्हीनियस इक्वेशन। और आपको बताया गया था कि जो ये ए है और ये ई ए है, ये बेटा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन एग्जैक्टली में ये देखोगे तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जो ए होता है ना, वो होता है जेड इंटू पी। जेड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, पी होता है स्टेरिक फैक्टर। तो जेड जो होता है वो ये है, कहां गया ये देखिए, चेक करो, तो ये देखो टेम्परेचर का फंक्शन, समझ में आया? क्लियर? ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देख लो, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो है, देख लीजिए। तो ये है कोलिजन थ्योरी। अब इसमें एक और टर्म आता है मीन फ्री पाथ। समझिए जरा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ लेम्डा, इसी से क्वेश्चन आया था 2 साल पहले जेईई मेन में ना। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। 2 सक्सेसिव कोलिजन की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मीन फ्री पाथ। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे सोचो कि अगर हम लेम्डा की बात करें, ध्यान से सुनना, लेम्डा ऐसे सोचो कि 1 सेकंड में गैस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यू एवरेज के बराबर। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस है आपके पास, ऐसे समझो कि 1 सेकंड में यू एवरेज के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा, इस 8 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स एक सिंगल मॉलिक्यूल ने किया? Z1। तो एक कोलिजन, 2 कोलिजन, ऐसे Z1 कोलिजन हुए। तो क्या इसको आप ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दोगे तो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस ही तो आएगी। देखो, तो यहां से यू एवरेज, Z1 का वैल्यू क्या आया था? √2। Z1 का वैल्यू याद करो, कितना आया था? याद करो, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार। तो ये खत्म, ये खत्म, चेक करो। तो लेम्डा का वैल्यू आता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। चेक करो, ये है आपका मीन फ्री पाथ। अब क्वेश्चन ये है कि मीन फ्री पाथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो समझो। तो अपन क्या करते हैं, देखो पूरे पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ Z1, Z11 एंड लेम्डा विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये देखो, यानी इन सब का जो है टेम्परेचर, प्रेशर से क्या रिलेशन होगा वॉल्यूम से, ये पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? सो देखो, PV इक्वल टू nRT, P का वैल्यू N/VRT। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वही रिलेशन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में। यानी इसको हम N स्टार की तरह समझ लें, तो क्या जो N स्टार है, चेक करना बेटा, चेक करो, N/V, यहाँ P/T का द्वार कांस्टेंट है, तो N स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? P/T के। क्लियर? अब देखो Z1 आया था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार। तो देखो Z1 इक्वल टू, देखो ये सब कांस्टेंट है। यू एवरेज याद करो, यू एवरेज था √8RT/πm, तो बाकी कांस्टेंट है √T बचेगा। यानी ऐसे सोचो कि Z1 प्रोपोर्शनल टू √T और N स्टार प्रोपोर्शनल टू P/T। यानी
Z1 प्रोपोर्शनल टू P/√T। ये देखो, देखना, if temperature is equal to constant then Z1 proportional to P। चेक करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आ गया। if pressure is equal to constant then Z1, ये देखो, ये देखो, if वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब P/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो, क्लियर है भाई? PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू T तो है। तो यहां पे देखो, P की जगह आप T लिख सकते हैं, तो यानी Z1 जो आएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √T, और Z1 प्रोपोर्शनल टू √T, एक ही चीज है, देख लो, चेक करो बेटा। इससे क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल, देख लो, प्रेशर को डबल कर दिए, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़े, यहां से आएगा। सिमिलर अपन Z11 की बात कर सकते हैं, Z11 Z12 एक ही बात है ना, उसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे केवल, बस। अगर हम Z11 की बात करें तो Z11 क्या निकाले थे, याद करो, क्या आया था, जल्दी बोलो, क्या आया था, 1/√2 पाई सिग्मा 1/2 स्क्वायर U एवरेज N*1 N*2, याद आ रहा है? तो यहां से जो Z11 आएगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ये आएगा, इससे तो आएगा देखो √T, और इससे आएगा P/T का स्क्वायर। भाई ये P/T, ये P/T, याद है ना? देख लो भाई, गड़बड़ मत करना, क्लियर? सो Z11 प्रोपोर्शनल टू P² बाई T का पावर 3/2। बाकी कर लोगे ना, T कांस्टेंट तो कैसे होगा, P कांस्टेंट तो कैसे होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो कैसे होगा, कर लेना। अब आता है वेरिएशन बेटा लेमडा का। लेमडा क्या निकालें, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर N*। ये सब कांस्टेंट है, तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 N*, और ये था, याद करो, P/T। तो यहां से आप जो है Z1 प्रोपोर्शनल टू T/P हो जाएगा, चेक कर लो, Z1 करें लेमडा, चेक करो बेटा, लेमडा N* था P/T, तो T ऊपर पहुंच गया। अगर इफ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेमडा कांस्टेंट होगा, चेक करो जल्दी से, क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P/T कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल कर दिए, मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, देख लो। T कांस्टेंट है अगर, तो लेमडा प्रोपोर्शनल T कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। देखो, पहले बताओ, समझ में आया? क्लियर है? देख लीजिए भाई, गड़बड़ मत करिएगा। तो ये है आपकी कोलिजन थ्योरी, ठीक है? कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा? तो गैस स्टेट में हमारे को जो है क्रैश कोर्स में इतना ही पढ़ना था ना, तो आपने जो है गैस एक लेक्चर में बेटा कितना पढ़ सकते हैं, कोशिश की गई है कि काफ़ी पढ़ा दिया जाए, थोड़ी क्लास लंबी भी हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बढ़िया से करिएगा, आइडियल गैस पढ़ लीजिएगा और शानदार प्रिपरेशन करिए, मस्त पढ़िए, ठीक है बेटा? चलो, धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।